हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कंटेंट दिए जाते हैं और यहाँ पर क्लास 6 एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है, जिसमें से हम 2 चैप्टर पहले ही कर चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है, स्थल रूप एवं जीवन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये बहुत ही बढ़िया से कस्टमाइज़ किया गया है। आपकी एक एनसीईआरटी की लाइन नहीं छूटेगी। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि इमेज भी जोड़े गए हैं और अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ भी किया गया है। तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रह सकते हैं और बने रहें तो आपको भी फ़ायदा होगा। पीडीएफ लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्थल रूप एवं जीवन इस चैप्टर का नाम है। शुरू करने से पहले आप अथर्ववेद में भूमि सूक्त से पृथ्वी के लिए जो स्रोत बताया गया है उसके बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, क्या है हमारे लिए। मनुष्यों के भार से ही मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों, विशाल समतल भूमि से युक्त, यहाँ युक्त होना चाहिए था, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती है। हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान। ये इस अध्याय में जो शुरू होता है वो अथर्ववेद के भूमि सूक्त से शुरू होता है। और एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग है जो प्रकृति का एक अच्छा उदाहरण दे रहा है। अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि यानी लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप या लैंड फॉर्म्स दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। मतलब ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पठार है तो कहीं मैदान है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है पृथ्वी का। तो इसका उदाहरण हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो पहले कुछ पता लगाना है, जैसे कि आइए पता लगाइए। कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा? अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। इन्हीं समूहों के साथ अगला क्वेश्चन बन सकता है, इन्हीं समूहों के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए जहां वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए। अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। जो इसमें लिखा गया है, कहने का मतलब ये है कि आप 2-4 ग्रुप बनाइए। कुछ लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए और ऐसे 2-4 ग्रुप बना लीजिए। फिर आप अपने आसपास के क्षेत्रों को देखिए और आगे भी जाइए, वहाँ देखिए कैसा विविधता मिलता है। तो यही इस स्लाइड में बात की गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया कि विद्यालय के आसपास के दृश्य भूमि में परिवर्तन क्या दिखाई देता है। आप अगर देखेंगे, कुछ लोगों को तो देखने को मिला होगा क्योंकि जो गांव में होते हैं तो ये खेत और देखने को मिल जाते हैं। पास में खेत होता है, बगीचा, सड़क, इमारत दिखाई देती है। कुछ किलोमीटर दूर जाने पर गांव, तालाब या छोटी पहाड़ियां नज़र आ जाती हैं। तो ये गांव में अधिकतर हमें साफ साफ तौर से दिखाई देता है। और लगभग 50 किलोमीटर के भीतर मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी, जंगल या नदी का दृश्य बदल सकता है। हो सकता है कि हमारा जो इलाका हो, मतलब हमारा जो क्षेत्र हो, गाँव हो, वो समतल हो, लेकिन आगे जाने पर पता चले कि आगे गाँव में कोई जंगल है, कोई तालाब का पोखरा है, मतलब ऐसा कुछ है। तो बदल सकता है 50 किलोमीटर। यात्रा के दौरान देखी गई दृश्य भूमि के उदाहरण, जैसा कि वो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन नहीं था मतलब वो डिस्कशन था, लेकिन उसके आधार पर मैंने आंसर भी डिज़ाइन किया है।
अब आप क्या देखेंगे? मैदानी क्षेत्र देखेंगे, मैदानी क्षेत्र में खेत देखेंगे, नहरें, सड़कें, ये सब दिखाई देंगी। पर्वतीय क्षेत्र में आप पहाड़ देखेंगे, घाटियाँ, झरने, ये सब देखेंगे। जंगल क्षेत्र में आप पेड़ पौधों से भरा इलाका, वन्य जीव देखेंगे। समुद्री तट, यहाँ पर आप रेत, लहरें, मछली पकड़ने वाली नावें देखेंगे। और मरुस्थलीय क्षेत्र में देखेंगे तो रेत के टीले, कम वनस्पति आपको दिखाई देंगे। अब तुलना की बात करते हैं। अब अलग अलग समूहों के अवलोकन से पता चलता है कि हर क्षेत्र की दृश्य भूमि भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। क्या पता चला? कि अलग अलग समूहों के अवलोकन से पता चलता है कि हर क्षेत्र की दृश्य भूमि भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। अगर कहीं पर्वत है तो वहाँ कुछ अलग पेड़ पौधे मिलेंगे, जानवर मिलेंगे। कहीं अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर कुछ अलग, जैसे कि वहाँ पर फसल ज़्यादा होगा, अच्छे से फसल होगी, इमारत भी बड़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी, तो अलग अंतर आ ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये नदी, ये गांव, मतलब आपको अंतर आ ही जाएगा। अगर आप अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ या कुछ और आगे बढ़ते हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से विविधताएं हैं। पृथ्वी के स्ट्रक्चर में बनावटें जो हैं वो अलग हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है जिसे हम देख सकते हैं। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार और मैदान में। ये चित्र 3.1 में है। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। आप ही बताएं कि अधिकतर लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ आसानी होगी। मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे। पर्वत पर इमारतें बन सकती हैं क्या? ज़्यादा नहीं बन सकती, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं बन सकती, तो वहाँ पर आबादी कम होगी। तो यही बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। अब पर्वत क्या है? पर्वत वे स्थल रूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान और सक्रिय शिखर के रूप में पहचाना जा सकता है। खड़ी ढलान मतलब होता है चढ़ाई और सक्रिय शिखर मतलब होता है चोटियों। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता यानी एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है, ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, तो कम ऊंचाई पर भी जो हिम जमे होते हैं पर्वतों पर, वो भी पिघलना शुरू कर देते हैं और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचती हैं। बहुत अधिक ऊंचाइयों पर हिम कभी नहीं पिघलती है और ये पर्वत अस्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। जो पर्वत बहुत ही अधिक ऊंचाई पर हैं, तो क्या होता है कि वहाँ ग्रीष्म ऋतु का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पहले से ही इतनी ज़्यादा बर्फ़, हिम जमी होती है कि वो पिघलती नहीं है। ये है तुंगता। एल्टीट्यूड क्या है? समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई। ये है समुद्र तल। अब इस पर्वत की ऊंचाई नापना है तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, यही इसकी एल्टीट्यूड है। उदाहरण के रूप में पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई, ये एग्जाम्पल के रूप में है। आप कुछ भी नाप सकते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी कहते हैं। कितना होना चाहिए? ऊंचाई कम होना चाहिए पर्वत से। ये भी ऊंचे स्थान होते हैं लेकिन कम खड़ी चढ़ाइयाँ होती है। कुछ ऐसे होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं। ये कम खड़ी है, तो इस तरीके से गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी कहते हैं। पर्वत अलग, पहाड़ी अलग। आइए विचार करें, हिम क्या है?
यदि आप हिमालयी क्षेत्र जैसे कि कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि, अगर आप हिमालयी क्षेत्र में नहीं रहते तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखी होगी। शेष भारत में अधिकांश वर्षा और ओले के रूप में ही होता है। बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफ़ी ठंडक है तो वहाँ हिम गिरेगी और वहाँ पर हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। हिम क्या है? हिम जल का ठोस रूप है जो बहुत ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों में गिरती है। यह छोटे छोटे बर्फ़ के क्रिस्टलों के रूप में होती है और ज़मीन पर गिरकर सफ़ेद नर्म परत बना लेती है। विशेष बातें क्या है इसके बारे में? हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अधिक पाई जाती है। शेष भारत में वर्षण अधिकतर वर्षा और ओलों के रूप में होता है। हिम और ओले दोनों ही जल के ठोस रूप हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि हम बर्फ़ के फाहों की तरह गिरती है। हिम जो है वो बर्फ़ के फाहों की तरह गिरती है इस तरीके से, और ओले बर्फ़ की कठोर गोलियों की तरह। ये हिमालय है, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। कितना सुंदर चित्र। कितना बढ़िया सा प्रकृति का चित्रण देखने को मिल रहा है। अगर कभी मिले मौका तो जाइएगा। ये है, इस तरीके से गिरती हैं। ये पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है। जो हमने 3.1 चित्र के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा था, उसका मैप उसका चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ 3.1 के बारे में जिक्र हुआ था, इसका चित्र यहाँ पर है। इस आरेख में 3 स्थल रूप दिए गए हैं। पृष्ठभूमि में पर्वत, इनमें से 2 को हिमाच्छादित दिखाया गया है। हिमसा मतलब बर्फ़ से ढका हुआ। बाईं ओर एक पठार है और आगे एक मैदान है जहाँ पर्वतों से आती हुई नदियाँ दिखाई गई हैं। ये मैदान है, ये पठार है और यहाँ से एक नदियाँ। वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना वर्षा, हिमपात और ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप हैं। ये वर्षण के ही सामान्य रूप हैं। अगर वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना होता है तो ये वर्षण के ही रूप हैं। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं, हज़ारों किलोमीटर तक। चित्र 3.2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। चित्र 3.3 में इन्हें ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षिक ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। एवरेस्ट, ग्रेसरिंग नेपाल तथा तिब्बत के बीच में, और कंचनजुंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में। कंचनजुंगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां हैं। कौन कौन? एवरेस्ट है और कंचनजुंगा। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी ओकांगुआ है। पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो ग्रीसिंग एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में ब्लांक ग्रीसरिंग आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अनाईमुडी, केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा ग्रीसरिंग है। तो आपको कुछ याद भी रखना है, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो आप याद हो जाएगा आपको। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और तिब्बत के बीच। नेपाल और
तिब्बत के बीच में है एवरेस्ट, सिक्किम और नेपाल के बीच में है कंचनजुंगा। और ये दोनों क्या है, ये हिमालय के दो सबसे ऊंची चोटियां हैं। ये एवरेस्ट, ग्रीसरिंग एवरेस्ट, ये ओकांगुआ, ये किलिमंजारो और ये ब्लांक ग्रीसरिंग। और ये कंचनजुंगा, ये अनाईमुडी दक्षिण भारत का। ये चित्र 3.2 है, विश्व के 6 पर्वतों के चित्र। और ये 3.3 का चित्र है, विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र। इसकी ऊंचाई देख लीजिए, ये कौन सा पर्वत है आप इस मैप में देखें, ये है, ये पर्वत है अनाईमुडी। अनाईमुडी की जो ऊंचाई है वो आप देखें कि 1000 मीटर से कुछ थोड़ा सा ऊंचा है और 2000 टच कर जा रहा है, तो ये अनाईमुडी है। आप इस चित्र में देख करके मिला करके आप बताएं कि कौन सा पर्वत कितना ऊंचा है। आप इनमें से मिलाएं तब फिर ऊंचाई उसकी बताएं। ये माउंट एवरेस्ट, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित युवा पर्वत हैं। इसका मतलब नहीं कि ये अभी जल्दी ही बने हुए, नहीं, इनको बनने में भी हजारों लाखों वर्षों का समय हो चुका है, किंतु फिर भी इन्हें हुए लाखों वर्षों हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी है और अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई हैं। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ, उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको हम विज्ञान में पढ़ लेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। अगर कोई पूछ ले क्या हिमालय पर्वत आज भी बढ़ रहा है, हाँ, तो उसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। अगला हेडिंग है पर्वतीय प्रवेश। पर्वतों की ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे कि पाइन, जिसे हम चीड़ भी कहते हैं, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्ती पतली नोकदार होती है। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मॉस, जिसे काई भी कहते हैं, और लाइकेन उग जाते हैं। ये शंकु की तरह से इस तरीके से। इसका चित्र भी मैंने ऐड किया। ये पर्वतीय वन है, आप देख लो। पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार है, ये पर्वतीय वन है। ये मॉस है, इसका चित्र यहाँ है। ये मॉस, ये जो पेड़ों के आसपास लगे हुए हैं। फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैलता है। लाइकेन ये है पौधे के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों और या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। तो इसका चित्र आप देख सकते हैं यहाँ। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभवम हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद दिया गया है। श्लोक नहीं दिया गया है बल्कि हिंदी अनुवाद है। भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है, जो पश्चिमी से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड हो। तो इस श्लोक का अर्थ यही है कि ये बहुत ही विस्तार में फैला हुआ है। गंगा के झरनों के फुहारों से युक्त, देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में
हिमालय में घूमते रहते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं। ये पूरा श्लोक का अर्थ हुआ। कक्षा में इन श्लोकों तथा निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पश्चिमी से पूर्वी समुद्र तक से क्या तात्पर्य है? चित्र 5.2 में क्या आप इनकी और पर्वतों के देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं? अगला क्वेश्चन, गंगा को उल्लेख क्यों किया गया है? संकेत दिया गया है कि इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो यहाँ आंसर है ये हिमालय। आप देखें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये हिमालय यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्वी समुद्र तक का तात्पर्य भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर से लेकर पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी तक के क्षेत्र को दर्शाना है। ये बताना है कि अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक। यह वाक्य भारत की विशालता और विविध भौगोलिक विस्तार को बताता है। और चित्र जो 5.2 में स्थिति है, पश्चिमी समुद्र मतलब होता है मानचित्र में बाईं ओर अरब सागर, अरेबियन सी, और पूर्वी समुद्र, ये पूर्वी समुद्र है, मानचित्र में दाईं ओर बंगाल की खाड़ी। ये स्थिति जो 5.2 में चित्र देकर पूछा गया। पर्वतों के देवता हिमालय पर्वत श्रृंखला जो मानचित्र के उत्तर में है, तो ये पर्वतों के देवता है। और तीसरा क्वेश्चन था कि गंगा को उल्लेख क्यों? तो गंगा भारत की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी मानी जाती है, इसलिए यह सिंचाई, पेयजल और परिवहन का मुख्य स्रोत है। तीसरा, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। और चौथा, गंगा का मैदान सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, तो इस कारण इसका उल्लेख किया गया है। पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रिन फाल्कन यानी घुमंतुबाज, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आइबैक्स यानी जंगली भीड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी, तो ये पर्वतों में पाए जाते हैं। ध्यान रखें, हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है, सबसे ज़्यादा विशाल गंगा नदी ही है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंगेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ, उसमें आकर मिलने वाली अन्य नदियाँ, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। तो बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, उनमें से कुछ जैसे कि यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती हैं। अन्य नदियाँ जैसे कि सोन गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती हैं। यह है गंगा नदी, और ये गंगा रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ जा रही है? बांग्लादेश में जाती है। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि पर्वतों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो उनका भी चित्र है। जैसे ये पेरेग्रिन फाल्कन, हिमालयी तहर, ये पहाड़ी खरगोश, ये गोल्डन ईगल, ये कैनेडियन लिंक्स, बिल्ली जैसा है लेकिन नहीं, बिल्ली से खतरनाक है। याक, आइबैक्स, ग्रे फॉक्स, तेंदुआ, भालू, ये चित्र 3.4 के हैं। कुछ पहाड़ी जीव जंतु। पर्वतीय जीवन। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ये नहीं कि सब जगह कर लोगे, नहीं, कुछ ही जगह, कुछ ही घाटियों में। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। जहाँ जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो वहाँ अधिकतर हम क्या देखते हैं कि कृषि की जगह पशुपालन को वरीयता देते हैं। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतीय लोगों के लिए कौन सा जो आय का महत्वपूर्ण साधन है, क्या है? पर्यटन है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं।
जैसे स्कीइंग हो गया, हाइकिंग हो गया, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं कर रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्रायः इनमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। ये माउंटेन लाइफ का एक अच्छा सा चित्र। और ये सीढ़ीनुमा, उत्तरी भारत में सीढ़ीनुमा कृषि या वेदिका कृषि भी कह सकते हैं। ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है कि बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट गिरिशृंग पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके लिए उन्हें पद्मश्री 1984 में एवं पद्म भूषण 2019 में मिला, यानी सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिन्हा जब 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट गिरिशृंग पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन गिरिशृंग सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। इन उपलब्धियों के लिए उन्हें 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। आइए पता लगाइए चित्रों के माध्यम से। चित्र किसके माध्यम से? चित्र 3.6 जो कि पृष्ठ 50 पर दिया गया है। चित्रों के माध्यम से पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए और प्रत्येक पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह भी विचार कीजिए कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं फिर भी लोग वहाँ क्यों रहते हैं। अगर इतनी सारी चुनौतियां हैं तो फिर क्यों रहना लोग पसंद करते हैं वहाँ पर। तो ये बछेंद्री पाल जी हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ सर्दियों में अत्यधिक ठंड और भारी बर्फबारी होती है, सड़कें बंद हो जाती हैं और यातायात की कठिनाई बढ़ जाती है, खेती के लिए कम समतल भूमि है, भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा रहता है, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की कमी। आप न्यूज़ में देखते ही होंगे, कहीं कहीं स्लाइड हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, कई लोग उसमें दब जाते हैं। फिर भी लोग क्यों रहते हैं? ये सवाल बनता है, फिर भी लोग क्यों रहते हैं? तो साफ़ हवा और प्राकृतिक सुंदरता, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा था। पारंपरिक घर, ज़मीन और पशुपालन। अपने ये पारंपरिक घर, घास फूस के घर कितने अच्छे लगते हैं। ये घर, ज़मीन और पशुपालन, इन्हीं की वजह से। पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों से रोजगार मिलता है। सांस्कृतिक और पारिवारिक जुड़ाव, इन्हीं वजहों से, इन्हीं कुछ कारणों से लोग रहना पसंद करते हैं। आकस्मिक बाढ़, स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना बहुधा ऐसे बादल फटने से होता है। यह आकस्मिक बाढ़ होता है। आप भी देखिए, आप न्यूज़ में देखते होंगे अभी के टाइम में बारिश कितना हो रही है, कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। भूस्खलन, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना, ये भूस्खलन है। कहीं से भी एक बड़ा भाग चट्टान का टूटकर गिर जाता है, ये तभी आपदाएं हैं। बादल फटना हो गया, ठंडा मौसम। ये चित्र 3.6 है। पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य आदि। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ को चित्रों में दर्शाया गया है। हिमस्खलन क्या है? एवलांस, पर्वत से अकस्मात हिम का गिरना, हिमपात अथवा चट्टानें टूट कर गिरना। ऐसा प्रायः तब होता है जब हिम का पिघलना आरंभ होता है। बादल फटना क्या है? अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना, ये बादल फटना है। ध्यान रखें, अब क्या ध्यान रखना है? विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एवरेस्ट गिरिशृंग विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और इसके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी।
और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माता कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन बौन मतलब तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है, उनके अनुयायी इसे पवित्र मानते हैं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भी देखी जाती है। ये नहीं है कि भारत में ही पर्वतों को मतलब उन्हें देवता के रूप में या देवी के रूप में पूजा जाता है, नहीं, ये भारत से बाहर देशों के लिए भी है। पठार क्या है? पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से ऊपर उठी होती है और प्रायः इसकी सतह चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। मतलब यह भी पुराने हो सकते, काफ़ी लाखों वर्षों पहले बने हों, या कब हो सकता है कि नए हों, मतलब हज़ारों वर्ष पूर्व बनना शुरू हो गए हों। पठारों के दो उदाहरण हैं। पहला है तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और दूसरा है दक्षिणी पठार। ये पठार के दो उदाहरण कौन कौन से? तिब्बत का पठार और दक्षिण का पठार। दक्षिणी पठार पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। ये हमें ध्यान में रखना है। ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं, आपको वैसे कुछ समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। जहाँ ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर मैं आसान करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। ये मैप है, आप देख सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ कौन सा पठार है। ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर पठार है, ये शिलांग पठार है, ये दंडकारण्य पठार, ये तेलंगाना पठार, ये मालवा पठार, ये मालवा पठार, ये दक्कन पठार और ये कर्नाटक पठार। ये तिब्बतन प्लेटू है। ये भारत है और ये चीन है और तिब्बत है। अब फिर से ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई वो है 4500 मीटर, जिसके कारण इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। विश्व की छत का नाम दिया गया है। पूर्व से पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर तक लंबा है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना है। हमारे भारत में जिस तरीके से चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी है, उसी तरीके से पूर्व से पश्चिम दिशा तक तिब्बत की पठार की लंबाई है। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का पठार ये दक्कन का पठार है ना, ये तो ये विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है, यानी वहाँ पर अलग अलग खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है, यानी पठार में अधिकतर आप पाएंगे कि वहाँ पर अधिकतर खनन ही होता है, क्योंकि वहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ होते हैं। जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं, उदाहरण के रूप में पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लौह, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार हैं। विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है, अलग अलग है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। ये अगला भाग देखिए, मतलब पूरे एनसीईआरटी की लाइन है, कहीं भी एडिट भी नहीं किया गया है, केवल अच्छे से फॉन्ट को बनाया गया है
और समझाने के लिए कहीं कहीं कलर में दिया गया है, आप इतना जान लीजिए। तो इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं। अगर कोई पूछ ले क्यों, तो कारण यही है कि कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, चट्टानी मिट्टी, न कि आपने जो देखा होगा कि हमारे यहाँ मैदानों में जो जिस तरीके से मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, ये सब मिट्टी ये नहीं पाई जाती पठारों में, बल्कि वहाँ चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जो चट्टान टूट टूट कर बनते हैं। लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं। जो ज्वालामुखी से बनते हैं, मतलब पूरा पिघला दिया जाता है, तो वो जो पठार होते हैं उनसे जो निर्मित लावा होता है, लावा पठार, वो उपजाऊ होते हैं क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, ये उदाहरण अच्छा है। विक्टोरिया जलप्रपात। छोटा नागपुर पठार में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, ऐसे ही कुछ जलप्रपात हैं। चेरापूंजी, जो कि मेघालय में है, चेरापूंजी के पठार में नहकाली काई जलप्रपात 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। चित्र 3.7 में। ये मैंने कुछ वाटरफॉल्स के मैप जो इंडिया में पाए जाते हैं उसका मैप लगा दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन सा जलप्रपात है। जैसे हुंडरू जलप्रपात, इसका भी जिक्र हुआ है, ये जलप्रपात है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैप साथ में आपको लेकर चलना है, क्योंकि आप अगर धीरे धीरे से हैबिट बनाएंगे, केवल देखें आप, तो आपको बहुत ही समझ में आएगा। ज्योग्राफी आपको आसान लग सकता है, क्योंकि मैप बेस्ड पढ़ाई ज्योग्राफी को आसान बनाता है। यह है 3.7 चित्र। चेरापूंजी पठार से गिरता नहकालिकाई जलप्रपात, जो कि 300 कितना बोला है, 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अब मैदान क्या है? मैदान ऐसा स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत, सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। सपाट होता है, एकदम सपाट, इस तरीके से हल्का तरंगित धरातल होता है। उसमें कोई ऊंची पहाड़ियाँ अथवा गहरी घाटियाँ नहीं पाई जाती। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से हो सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं। कोई घाटियाँ ना ऊंची पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती। इम्पोर्टेंट लाइन है, 300 मीटर से अधिक नहीं होती। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यहाँ नदियाँ रेत, चट्टानों के कणों और गाद को एकत्र करती हैं, जिन्हें तलछट कहा जाता है। नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। आप भी देखिए, आपके आसपास में, अगर आप मैदानी इलाकों में हैं तो आपके आसपास खेतों में ही मतलब अलग अलग तरीके के फसल उगाए जाते हैं। तो यहाँ का जो मैदानी इलाकों का मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। ये रहा मैदानी इलाका। आप देख सकते हैं ये राजस्थान को कवर किया हुआ है, पंजाब, हरियाणा, इस तरीके से कवर करता हुआ आगे ब्रह्मपुत्र नदी तक गया है। तो ये मैदानी इलाका है जहाँ नदियाँ तलछट जमा कर देती हैं। आइए पता लगाइए। पता क्या लगाना है?
चित्र 3.8 में दर्शाए गए स्थल रूपों में रंगों के कोड का प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए तिब्बत का पठार, रॉकी श्रृंखला, नील नदी का मैदान। आपको मानचित्र में दिए नाम स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बताना है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ये कलर है भूरा, ये पठार को दर्शाता है, तो ये पठार को दर्शाएगा। जैसे तिब्बत है ना, ये तिब्बत के पठार को दर्शाएगा। और ये जो है कलर ऑरेंज, ये पर्वत श्रृंखला को बताएगा। जैसे कि एंडीज है, रॉकीज है, ये बताएगा। एटलस, यूरॉल। और नदियों के मैदान को, ये थोड़ा कौन सा कलर है, हरा है, लेकिन हरा नहीं है पूरा। नदियों के मैदान को बताएगा। जैसे कि नील नदी के बाद का मैदान जो है अमेजन नदी, ये मिसिसिपी, इस तरीके से आप इसे देख लें। आइए पता लगाइए। अब क्या पता लगाना है? कक्षा की गतिविधि के रूप में बहुत ऊंचाई से लिए गए उत्तर भारत के क्षेत्र के उपग्रह चित्र 3.9 का अवलोकन कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। 3.9 का सवाल क्या है कि गंगा के मैदान का रंग कौन सा है। दूसरा सवाल है कि सफ़ेद रंग किस वस्तु को दर्शा रहा है। और तीसरा सवाल ये है कि उपग्रह चित्र के नीचे बाईं ओर भूरे रंग का फैलाव क्यों दर्शा रहा है। तो आंसर भी यहाँ पर दिया गया है कि गंगा के मैदान का रंग हरा, जो उपजाऊ कृषि भूमि को दर्शाता है। और दूसरे सवाल का आंसर ये है, सफ़ेद रंग किस वस्तु को दर्शा रहा है, तो सफ़ेद रंग हिमालय पर्वतों पर जमी बर्फ को दिखा रहा है। तीसरा सवाल, इसका आंसर ये है कि भूरे रंग का फैलाव नीचे बाईं ओर, ये थार मरुस्थल का क्षेत्र बता रहा है। ये 3.9 इसी चित्र से सवाल पूछे गए थे और आप देख सकते हैं। ये सफ़ेद रंग का क्या है, ये बर्फ़ जो हिमालय पर्वत पर जमी बर्फ़ है उसे बता रहा है। और क्या था, भूरे रंग का फैलाव, ये भूरे रंग का फैलाव थार मरुस्थल को बता रहा है। और हरा, ये पूरा मैदानी क्षेत्र को बता रहा है जहाँ कृषि होती है, फसल उगाए जाते हैं। मैदानी जीवन हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती है। इनमें बताया गया है कि जो सभ्यताएं पहले से थी वो भी नदियों के आसपास ही होगी, मतलब नदियों के आसपास ही उन सभ्यताओं का विकास हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन होता है। तो इसी कारण कि जो भी सभ्यताएं अधिकतर हुई वो मतलब नदियों के पास ही विकसित हुई। भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक, अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। 40 करोड़ से अधिक। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और मोटे अनाज में ज्वार है, बाजरा है, रागी जैसे खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट और सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल यानी नेटवर्क द्वारा और भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। मतलब यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज के लोग मतलब खेती करते हैं। बहुत से साधन हो चुके हैं खेतों में पानी डालने के, नहर भी है, पंपिंग सेट भी है, आप भी देखते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि भी है, मत्स्य पालन भी है। तो यही सब बताया जा रहा है क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। चाहे पर्वत हो या मैदान,
विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्यौहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। तो यह भी बताया जाता है कि मैदानी इलाकों में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है और ये भविष्य के लिए चुनौती भी है। उसी तरीके से फसलों में पानी ज़्यादा डाला जा रहा है, भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे भूमिगत जल स्तर में भी गिरावट आ रही है, जो भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। और ये भी बताया गया कि नदियों का संगम जहाँ होता है वहाँ पर वो उसे पवित्र स्थल माना जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए प्रयागराज में और भी अन्य राज्यों में ऐसे ही जहाँ नदियाँ संगम करती हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्यौहार, धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। मैदान में हल्की ढलान होती है, हल्की ढलान, अतः वहाँ नदी में नौका संचालन सुगम होता है और इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं। आप इन्हें चित्र 3.10 पृष्ठ 56 पर देखें। तो अभी मैं चित्र दिखा दूंगा, इससे बात नहीं है। आइए पता लगाइए, कुछ पता लगाना है। क्या आप अपने प्रदेश की नदी के स्रोतों अथवा संगम के किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें अपने पास की नदी पर जाइए और वहाँ होने वाली सभी आर्थिक या सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। उन्हें लिखकर अपने सहपाठियों के साथ उन पर चर्चा कीजिए। अगला है कि भारत के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। साथ ही पहचानिए कि वे पर्यटन स्थल किस प्रकार के स्थल रूप से संबंधित हैं। तो कुछ पता लगाना है, पता लगाइए। ये देखिए आपके ऊपर है, जितना आप गहन अध्ययन करेंगे, समझेंगे, आप उतने ही अच्छे से विषय पर पकड़ बना पाएंगे। तो आप समझिए, सोचिए, मिलिए, पूछिए। तो मैंने आंसर फॉर्मेट कर दिया है। आपके लिए सभी चीज़ें आसान बना दी गई हैं, बस आपको समझना भी है और पढ़ना भी है और जो भी बताया जाए उस पर काम करना है। जैसे अब पता लगाना है, आपको भी पता लगाना चाहिए। मैंने तो आंसर फॉर्मेटिंग कर ही दिया है, इससे क्या होगा, आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन समझ आपको बढ़ाना है। समझ बढ़ेगी तभी अच्छा होगा। तो पवित्र नदी स्थल के उदाहरण क्या है? जैसे कि गंगा का संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम धार्मिक महत्व है। इसी तरीके से गोमुख दूसरा उदाहरण है, उत्तराखंड में गंगा का उद्गम स्थल। तीसरा उदाहरण त्रिवेणी संगम देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि तो उसका आंसर है नदी किनारे की आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ। क्या होता है? पहला है कि नाव चलाना और मछली पकड़ना, ये काम होता है। सिंचाई और खेती होती है। धार्मिक स्नान और पूजा अर्चना होता है। मेले और तीर्थ यात्रा। और अगला है पर्यटन और फोटोग्राफी। आप भी देखे होंगे, अगर गए होंगे तो फ़ोटो वोटो खिंचवाए होंगे, है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर है भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थल और उनके स्थल रूप। आप शिमला मनाली देखिए, ये पर्वतीय स्थल पर स्थित है। गोवा पुरी, ये समुद्र तट स्थल पर स्थित है। जयपुर उदयपुर जाइए, वो मरुस्थलीय स्थल है। केरल के बैकवाटर पर जाइए, जल स्थल है। काजीरंगा जिम कॉर्बेट जाइए तो वन्यजीव अभयारण्य है। तो अलग अलग है, लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर जाएंगे, अलग अलग पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो अलग अलग आपको स्थल रूप भी देखने को मिलेगा। कहीं पर्वतीय स्थल होगा, कहीं समुद्र तट होगा, कहीं जल स्थल होगा, कहीं मरुस्थल होगा, इस तरीके से होगा। ये 3.10 का चित्र जो ऊपर हमने पढ़ा था, ये नदी के किनारे जो गतिविधियाँ होती हैं,
इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूपों के बारे में समझा, पूरी पृथ्वी के, परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्रायः कुछ और स्थल रूपों के बारे में भी बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप है मरुस्थल। यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है ठंडा है। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को संजो कर रखते हैं। मतलब थार मरुस्थल के बारे में बात किया जा रहा है कि एक अलग हमारा लैंडफॉर्म जो है वो मरुस्थल भी है। मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने अथवा और लचीलेपन का साक्षी है। लचीलापन मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है रेजिलियंस। लचीलापन मतलब होता है चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता। जिस तरीके से मौसम होता है उसी तरीके से हम ढालते हैं। एग्जाम्पल घरों में ठंडी आती है, हम कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। गर्मी आती है तो हम सभी कपड़ों की बजाय कुछ और पहनना पसंद करते हैं, हल्का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से इंसान अधिकतर ढालता है अपने आप को। प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 टिनें 5 दृश्य भूमि है, जो कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं अथवा भावनाओं जैसे प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ी है। यह तालिका केवल 5 दृश्य भूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक में मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध करती है। तो 5 टिनें हैं और ये 5 टिनें 5 दृश्य भूमि को बताएंगे और उनसे जुड़े जो मानव व्यवसाय होंगे वो भी बताएंगे। तो पहला टिना है कुरिंजी। कुरिंजी तो ये किस क्षेत्र को बताता है, किस लैंडफॉर्म्स को बताता है? ये पर्वतीय क्षेत्र को बताता है। पर्वतीय क्षेत्र है तो इसका मतलब क्या होगा? आखेट और संग्रह करना। खेती तो होगी नहीं पर्वतीय क्षेत्रों पर ज़्यादा, तो ये क्या होगा? आखेट और संग्रह करना। दूसरा है मुल्लाई। दूसरा कौन सा टिना है? मुल्लाई। ये घास के मैदान और वन के बारे में बताता है। ये कौन सा दृश्य भूमि है? घास का मैदान और वन। तो इसमें कौन सा मुख्य व्यवसाय होगा? पशुपालन। घास है तो इसलिए पशुपालन ही होगा। तीसरा टिना है मरूदम। मरूदम इसमें कौन सा दृश्य भूमि होगा? उपजाऊ कृषि के मैदान। अगर उपजाऊ कृषि का मैदान है तो व्यवसाय ओबियसली कृषि ही होगा। अगला टिना है नेयदल। नेयदल मतलब तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। अगर तटीय क्षेत्र है तो आप जान लीजिए, अगर नदी के किनारे हैं तो सबसे अधिक क्या होगा? कौन सा व्यवसाय होगा? मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा। अगला टिना है पाले। पाले जो है वो किस दृश्य भूमि को दर्शा रहा है? शुष्क और मरुस्थल जैसे प्रदेश को बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा मुख्य व्यवसाय होगा? घुमंतु और युद्धरत होगा। जहाँ मैदान खाली होंगे वहीं पर युद्ध होगा। मतलब ये तमिल संगम की बात है, बहुत पुरानी बात है, तो उन क्षेत्रों को भी दर्शा रहा है। अभी तक हमने जिन स्थल रूपों को देखा है उनकी अपेक्षा ये 5 टिनें भिन्न प्रकार का वर्गीकरण है, परंतु ये विविधता वाले प्रदेशों और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता को दिखाते हैं। ये हमारे और पर्यावरण के बीच गहन संबंध को भी दर्शाते हैं। आपको टिने के विवरण को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उससे प्रतिबिंबित अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। जो यहाँ पर
दिया गया है, मतलब ये आप देखते रहिए, ये याद नहीं करना है कि कुरिन्जी ये, लेकिन आपको जानना है कि कुरिन्जी जो था, कुरिन्जी टिनय, उसमें मुख्य व्यवसाय क्या था, आखेट और संग्रह करना, ये सब ध्यान में रखना है। आप केवल पढ़ते रहें। आगे बढ़ने से पहले पूरे चैप्टर का एनालिसिस हो जाए। असल रूप 3 प्रकार के होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग है। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मनाती रही है। और तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। तो ये पूरा चैप्टर का एनालिसिस था, समरी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट मैप्स, माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएँ जो भारत में पाई जाती हैं, उनको आप मैप में देख सकते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप मैप देखते रहें तो अच्छा होगा। ये काराकोरम रेंज है, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, लेसर हिमालय, धौलाधर, तो ये सब आप देखेंगे अभी आने वाले अध्यायों में। पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ कौन सा राज्य है, राजस्थान कहाँ है, पंजाब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ये पहले आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको ये ध्यान हो गया ना, तो आपको इंडिया का मैप समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैं जैसे पूछूं झारखंड कहाँ है, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए झारखंड यहाँ है। कुछ मुख्य नदियों के बारे में है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। गंगा नदी कहाँ है, यमुना नदी कहाँ है, ये फिजिकल डिवीज़न है जो अभी हमने पढ़ा। मरुस्थल, मैदान, ये सब ना वही सब है। ये गंगा का मैदान से जो मैदानी इलाका बना हुआ है, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। मतलब ये यहाँ पर ठंडी बर्फ़ जमती है। ये द कोस्टल प्लेन्स है, हरा वाला कोस्टल प्लेन्स है। और ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है, पूरा ये उत्तरी जो है माउंटेन्स है पूरा। अधिकतर यहाँ माउंटेन यानी पर्वत मिलेंगे आपको। ये पीला वाला क्या है, इंडियन डेजर्ट है, भारतीय मरुस्थल है। और ये डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू। और यहाँ पर चैप्टर पूरा समाप्त होता है। आपको बताना कि आपको चैप्टर कैसा लगा, इसके फॉन्ट्स कैसे लगे, आपको स्लाइड कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी अच्छे लगे होंगे। हो सकता है मेरे पढ़ाने में कुछ मतलब बोलने में कुछ भटकाव होता होगा, तो इसे मैं दूर करूँगा। थोड़ा सा है, दिक्कत होता है, कभी कभी हिचकिचाहट होती है, तो उसे मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।